गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मनीष है और मैं आज ऑन पेज एसईओ के सेमिनार देने जा रहा हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ सर मनमोहन सिंह। तो शुरू करते हैं। पहले कंटेंट में आज मैं इसमें मीनिंग समझाऊंगा ऑन पेज एसईओ का, इसकी इंपॉर्टेंस और फ्रीलांसिंग वर्क जो हम कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ की कुछ टेक्निक्स के बारे में समझाऊंगा। टेबल ऑफ कंटेंट एक जो नई चीज़ है ब्लॉगिंग की फील्ड में, ऑडियो ब्लॉगिंग के बारे में, और ऑन पेज एसईओ ग्रीन लाइट ऑन हाउ टू गेट ग्रीन लाइट ऑन योस्ट एसईओ। सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ इज अ मेथड टू ऑप्टिमाइज वेब कंटेंट फॉर यूजर्स एंड व्यूअर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन पेज एसईओ, अब इट हेल्प्स इन रैंकिंग ऑन गूगल। अब इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम रैंकिंग कर सकते हैं, अब अच्छी तरह रैंकिंग कर सकते हैं। हमारी जो भी वेबसाइट है या आर्टिकल है उसको SER and another one is it includes certain practices which ensures high quality and good content on the website। अब इसमें content optimization होता है जिसके कारण हम अपने जो content को high quality बना सकते हैं और user को भी जो है उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। It increases the engagement of user on the website। अब इन्हीं practices के कारण जो user है अपनी engagement बढ़ाता है हमारी website पे। तो हमें इन सब एसईओ टेक्निक्स को देखना होता है ताकि यूजर हमारी वेबसाइट पे एंगेजमेंट होता है। इट इंक्रीजेस डोमेन एंड पेज अथॉरिटी। तो ये सारी टेक्निक्स के कारण जो पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी है वो भी ग्रो होती है। टूल्स टू सी डोमेन एंड पेज अथॉरिटी। अब AHREF टूल है जिससे आप अपनी वेबसाइट की पेज अथॉरिटी देख सकते हैं और डोमेन अथॉरिटी देख सकते हैं। ये एक फ्री टूल है जो कि हमें कीवर्ड रिसर्च में भी काम आता है और पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी भी देख सकते हैं। इसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं आगे अपनी वेबसाइट में। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम फ्रीलांसिंग वर्क कैसे कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग वर्क के लिए सारी साइटें हैं, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com एंड टोटल। बेसिकली क्या होता है कि जो ऑन पेज एसईओ होती है उसमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे एसईओ, जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन होगी, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होगी। अब ये अपने आप में ही एक फील्ड है, डिजाइनिंग होगी। हम इन सारी सर्विसेज को इन साइट्स पे, ये ऐसा इंटरफेस होता है कीवर्ड प्लानर का। यहाँ पे ऊपर हम कीवर्ड भर सकते हैं और ये कंपटीशन है, यहाँ पे लो कंपटीशन है। ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत कम मार्केटिंग कर सकते हैं। एवरेज मंथली सर्च देख सकते हैं, टोटल बीट, हाई बीट और लो बीट इसमें आप देख सकते हैं। अब कीवर्ड प्लानिंग जो ब्लॉगर के लिए है वो तो हम कर ही सकते हैं, प्लस हम बिजनेस में अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो कीवर्ड प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि हम होम अप्लायंसेस का जो ई-कॉमर्स बिजनेस है वो करना चाहते हैं, तो हम सिंपली टाइप करेंगे होम अप्लायंसेस इसकी सर्च बार में और यहाँ पे सारे होम अप्लायंसेस आ गए, एयर प्योरीफायर, LG वॉशिंग मशीन, दीज ऑल द होम अप्लायंसेस, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर। तो अब आप इससे अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को बदल भी सकते हैं। सपोज कीजिए आपने देखा कि LG वॉशिंग मशीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आप इसे ऑनलाइन और आप जो है RO वाटर प्योरीफायर कर रहे हैं, ज़्यादा बेच रहे हैं, तो आप इससे कन्वर्ट करके LG वॉशिंग मशीन में भी जा सकते हैं अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं होम अप्लायंसेस का। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें कितना कंपटीशन है और डिश वॉशर और डिश वॉशर की और LG वॉशिंग मशीन की डिमांड कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ से आप लो बीट और हाई बीट देख सकते हैं। मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन। अब इट इज एडिंग अ कीवर्ड इन योर मेटा टाइटल। अब आपने किसी भी चीज़ पे ब्लॉग लिखनी है, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस है, सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं सर्चिंग के लिए, तो आप एक एप्रोप्रिएट कीवर्ड का इस्तेमाल करें अपने मेटा टाइटल में। तो इसी प्रैक्टिस को मेटा टाइटल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? सबसे पहले लेंथ जो है वो 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगा। 60 वर्ड से ज़्यादा की लेंथ होगी तो वो गूगल भी शो नहीं करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जिस पे जो गूगल शो करता है सर्च इंजन पे। तो ध्यान में रखें कि 60 वर्ड से ज़्यादा ना हो आपके टाइटल में।
ट्राई टू कीप अप्रोप्रिएट कीवर्ड ओनली। अब जिस चीज़ पे आप लिख रहे हैं अपना आर्टिकल, उसी कीवर्ड को डालें। डिजिटल मार्केटिंग पे लिख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग का ही कीवर्ड डालें, और ऐसे कोई भी कीवर्ड ना डालें। यूज टू टाइटल इन द मेथड टाइटल, मैं इसमें आगे बताता हूँ फोटो के साथ। दिस इज द सेकंड टाइटल एंड हियर इज ब्लैक स्लैश, सो you can add second title and which is related to the article only. Here is 7 tips to increase organic traffic to a website, and it is a SEO technique. So I have added best SEO techniques here. तो अब क्या है कि इसमें जो ये कीवर्ड है हमारे इसके लिए भी रैंक कर सकता है और इसके लिए भी रैंक कर सकता है, तो हमें दोनों तरफ से ट्रैफिक आएगा, तो ओवरऑल जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा आएगा हमारी वेबसाइट पे। अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है कि कंटेंट अप्रोप्रिएट कंटेंट डालना, जो आपने टाइटल डाला है उसी से रिलेटेड आप अपने जो आर्टिकल में कंटेंट डालें, इसे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और ये एक यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस है। ओवरऑल यूज़र को है जो अप्रोप्रिएट क्वेरी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अप्रोप्रिएट क्वेरी नहीं मिलेगी तो वो बाउंस कर जाएगा, दूसरी वेबसाइट पे चल जाएगा, इससे हमें नुकसान होगा, हमारा ट्रैफिक कम होगा। हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट। अब जो हम आर्टिकल लिखते हैं वो 800 वर्ड से ज़्यादा लिखें। 800 वर्ड से कम आर्टिकल वर्डप्रेस भी कहते हैं कि ट्राई टू मेक आर्टिकल मोर देन 800 वर्ड्स एंड ट्राई टू अपग्रेड योर वोकैबुलरी। अब जब हम कई आर्टिकल पढ़ते हैं तो कई वर्ड हमें समझ नहीं आते, तो उसके कारण हम लैग कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपना आर्टिकल लिखने में। तो इसलिए अपनी वोकैबुलरी को भी डिक्शनरी यूज़ करते रहें और वोकैबुलरी को भी ऐड करें, ताकि जो हम आर्टिकल है वो सही तरीके से लिख पाएँ। राइट यूनिक आर्टिकल एंड आर्टिकल शुड नॉट बी प्लेगराइज्ड। यूनिक आर्टिकल लिखें, प्लेगरिज्म ना करें, क्योंकि प्लेगरिज्म के कारण जो आपकी डोमेन अथॉरिटी है वो नीचे गिर सकती है और हो सकता है आप लोग भी हो जाएँ गूगल पे। यूज़ अप्रोप्रिएट लिंक इन द आर्टिकल विच कैन हेल्प रीडर। तो वही लिंक डालें, अगर आप सपोज करिए आप एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हैं तो वही लिंक डालें जो कि यूज़र के लिए अप्रोप्रिएट है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के लिंक ही डालें, किसी दूसरी टॉपिक पे के लिंक ना डालें। एक्सप्लेन थिंग्स विद बुलेट्स एंड न्यूमेरिकल्स। बुलेट्स और न्यूमेरिकल से जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमारे लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, तो इसीलिए बुलेट्स और न्यूमेरिकल डालें। यूज सब हेडिंग्स इन योर आर्टिकल। ये जब हम योस्ट एसईओ करते हैं तो योस्ट भी कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सब हेडिंग है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि यूज़र को एक अच्छी तरह समझ आ सके। सपोज कीजिए हमने डिजिटल ऑन पेज एसईओ पे मैंने आर्टिकल लिखा, तो ऑन पेज एसईओ की मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ, ऑन इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। तो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन को मैं सब हेडिंग की तरह यूज़ करूँगा और उसके बारे में फिर नीचे एक्सप्लेन करूँगा। तो यूज सब हेडिंग्स इन योर आर्टिकल। ऑप्टिमाइज इमेजेस इन द आर्टिकल। अब इसके ऊपर पूरा टॉपिक है जिसमें मैं आपको आगे समझाऊंगा। बी एक्टिव इन द कमेंट सेक्शन। अब जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो कई लोगों की क्वायरी होती है आर्टिकल में, जो कि मतलब कई लोगों को प्रॉब्लम रह जाती है आर्टिकल में कि इस मतलब हमें ये समझ नहीं आया आर्टिकल में, तो हमेशा एक्टिव रहें, क्योंकि अगर आप उनको रिप्लाई बहुत टाइम लगा के करेंगे तो हो सकता है कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, हो सकता है यूज़र बाद में ना आए फिर आपकी साइट। ऐड कीवर्ड इन द स्लग। और यहाँ पे ये स्लग होता है और हमें इसमें कीवर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही फर्स्ट इंप्रेशन है। जब हम कोई भी SRP SERP पे ऐसे कीवर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे हमें हमेशा कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, और क्रोलर भी इससे क्या आसानी से जो हमारी वेबसाइट को क्रोल कर पाता है और SERP पे रिजल्ट दे देता है, और हो सकता है रैंकिंग में बहुत आपको हेल्प करे। टेक प्रॉपर रिस्पॉन्स। अब अपने आर्टिकल में रिएक्शन बार्स को डालते रहें कि वो कितना आपके आर्टिकल से खुश हैं। अगर इससे आपको पता लगता रहेगा कि हमें आर्टिकल में अपनी कितना सुधार करना है या हमारा आर्टिकल कितना ठीक है। Put table of content in your article.
अब ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है और बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये टॉप पे टेबल ऑफ कंटेंट दे देते हैं हम, और इसमें लिंक्स होते हैं कि हमारे उसमें क्या नाम है, टेबल हमारे पूरे आर्टिकल में होगा क्या क्या। सपोज कीजिए मैं ऑन पेज एसईओ पे आर्टिकल लिखता हूँ, तो ऑन पेज एसईओ पे आर्टिकल लिखता हूँ, मैं उसके पार्ट्स डाल दूँगा, जिस तरह इमेज ऑप्टिमाइजेशन डाल दूँगा, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन डालूंगा, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन डालूंगा। आप में से अब किसी का मन करता है कि भाई मेरे को यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन ही देखनी है चाहिए, आप इस इमेज ऑप्टिमाइजेशन को स्किप करना चाहते हैं, तो यहाँ से सीधा लिंक पे दबा सकते हैं किसी भी, और सीधा आप उस इमेज उस पे पहुँच जाएंगे पैराग्राफ पे। और ये तो डिजिटल मार्केटिंग का टेबल ऑफ कंटेंट है। यहाँ पे डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग पे जाना चाहते हैं तो सीधा यहाँ पे क्लिक करें, तो आपको वो पैराग्राफ पे आप लैंड हो जाएंगे। प्लगइन फॉर टेबल ऑफ कंटेंट इन द वर्डप्रेस। अब सबसे ज़्यादा प्लगइन जो यूज़ किया जाता है टेबल ऑफ कंटेंट के लिए वो इजी टेबल ऑफ कंटेंट है। आप ये भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं और योस्ट एसईओ के लिए। तो इसमें से आप देख लीजिएगा कौन सा सिक्योर है। वैसे टेबल ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा टूल है, इस प्लगइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट अपने आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें इमेज को अपनी इस तरह बनाना है कि इमेज जो हमारे यूज़र को समझ आए। अब हमें इसको ऑप्टिमाइज क्यों करना चाहिए? बेसिकली क्या होता है कि जब हम SERP पे देखते हैं तो एक कोड का टाइप होता है, एक न्यूज़ होती है और एक ऊपर इमेजेस होती है। तो मोस्ट ऑफ द यूज़र सीधा ही इमेजेस पे चले जाते हैं। तो जब वो इमेजेस पे जाते हैं तो जो इमेजेस आती हैं उन पे भी हमारी जो इमेज है वो रैंक करनी चाहिए, इसलिए हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी जरूरी है। इमेज से वो सीधा आर्टिकल पे जा सकते हैं। अब हमें हाई क्वालिटी इमेज यूज़ करनी चाहिए प्रॉपर रेजोल्यूशन के साथ, और साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, फॉर्मेट भी प्रॉपर होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में अभी मैं आगे सेमिनार में बात करूँगा। यूज़ ओनली दोज इमेज विच स्पेसिफाइज द आर्टिकल। हमेशा वही इमेज यूज़ करें जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड है। रीसाइज योर इमेज। अब ये चीज़ हमें तब काम आती है, सपोज कीजिए हम वर्डप्रेस में इमेज यूज़ कर रहे हैं। अब इमेज फीचर इमेज का साइज 1200 × 628 है वर्डप्रेस की फीचर इमेज का साइज। तो अब हम कैनवा से यहाँ पे अपने हिसाब से विड्थ लेके इमेज को यूज़ कर सकते हैं, और ये इमेज साइज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है। सपोज कीजिए जिस तरह इंस्टाग्राम पे हम यूज़ करते हैं तो 1080 × 1080 पिक्सल्स है, तो इस तरह ही वर्डप्रेस पे 1200 × 628 पिक्सल्स है। तो इमेज का साइज देख के इमेज डालें। यूज प्रॉपर फाइल साइज ऑफ इमेज। अब इसमें क्या है कि जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है आपके आर्टिकल पे, जिससे आपके आर्टिकल का जो सपोज कीजिए वेब पेज है और उसका लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ट्राई कीजिए कि 80 KB से 100 KB ही हो। 80 KB से नीचे होगी तो वो ब्लर इमेज होगी, और 100 KB से ऊपर होगी तो वो लोडिंग टाइम ज़्यादा लेगा वेब पेज। तो ट्राई कीजिए कि एप्रोप्रिएट फाइल साइज हो आपकी इमेज का, और 100 KB से ऊपर भी ना हो। यूज प्रॉपर फॉर्मेट फॉर इमेजेस। अब फॉर्मेट क्या होता है? मेनली 4 तरीके के फॉर्मेट होते हैं। इनमें वैसे तो और भी फॉर्मेट होते हैं, पर मेनली ये यूज़ किए जाते हैं डिज़ाइन में। JPG है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF इज अ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF इज अ मूविंग ग्राफिक्स। डिज़ाइन में जो है सबसे ज़्यादा PNG काम आती है और SVG काम आती है। SVG है वेक्टर इमेज। पुट कैप्शंस इन द इमेज। तो सपोज कीजिए यूज़र समझ नहीं पाता इमेज है किस बारे में, तो आप उसके लिए कैप्शन डाल दीजिए, और कैप्शन जो है इमेजी सेक्शन में भी शो होता है। जब हम इमेजी सेक्शन में जाएंगे तो जो रैंक होगी उनमें भी कैप्शन शो होता है।
तो हमेशा कैप्शन डालिए। और कभी कभी सिर्फ इमेज ही वायरल हो जाती है, कहीं कोई भी इमेज ही कोई उठा के वायरल कर सकते हैं, तो आप फोटो में भी कैप्शन डाल सकते हैं। ओल्ड टेक्स्ट, अब ये वर्डप्रेस का इंटरफेस है, यहाँ पे आप ओल्ड टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन डाल दें फोटो की, कैप्शन डाल दें टाइटल और ओल्ड टेक्स्ट। अब ओल्ड टेक्स्ट हम क्यों डालते हैं? ओल्ड टेक्स्ट जो होता है बेसिकली क्रोलर के द्वारा सर्च किया जाता है, तो इसलिए ओल्ड टेक्स्ट डाल दें। ओल्ड टेक्स्ट के कारण आपकी जो इमेज है वो रैंक कर सकती है। यूज यूनिक इमेजेस, तो वाई वी शुड यूज यूनिक इमेजेस? वही है कि इमेज सेक्शन में मान के चलिए किसी और ब्लॉगर ने भी सेम इमेज डाली और उस ब्लॉगर का नाम खराब है मार्केट में और लोग उसके ब्लॉग पे जाना नहीं चाहते, तो हो सकता है लोग इमेज से आपके ब्लॉग को भी मतलब सेम समझ लें। हो सकता है कि मतलब लोग स्किप कर दें आपके आर्टिकल को, ये सोच के कि उसका ब्लॉग है, तो इसलिए इमेज को हमेशा यूनिक रखें। हाउ टू क्रिएट डिज़ाइन, अब इसमें हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हम जब डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो सेम थीम का करें। सेम थीम की डिज़ाइन क्रिएट करने से हमारी मतलब एक वो ब्रांड कलर बन जाते हैं कि ये हम सपोज कीजिए HIDM का ऑरेंज कलर की और ब्लू कलर की थीम है, तो अब जब भी वो फेसबुक पे कोई भी देखता है कि ऑरेंज और ब्लू HIDM के लोगों के साथ, तो एक साइकोलॉजी सी बन जाती है कि हाँ ये HIDM का कुछ होगा। तो जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे फॉलोअर्स जब हम सेम कलर यूज़ करते हैं तो रुकते हैं हमारे डिज़ाइंस पे। यूज़ प्रोफेशनल टेक्स्ट, if you are doing professional work, suppose you are doing for any professional company, then always use professional text in your designs. यूज़ ब्राइट कलर ओवर डार्क बैकग्राउंड, अब ये हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट कलर यूज़ करते हैं तो हाईलाइट होता है, और ऐसे ही जब हम मतलब ब्राइट बैकग्राउंड यूज़ करते हैं तो डार्क हमेशा टेक्स्ट का यूज़ करें, क्योंकि वो ब्राइट पे डार्क जो है वो हाईलाइट होता है। टेक्स्ट एलिमेंट शुड बी प्रॉपर, अब लाइक इसी का एग्जांपल ले लीजिए, हाउ टू क्रिएट डिज़ाइंस के साथ ये जो एलिमेंट है ये प्रॉपर होनी चाहिए। अब इसमें इसकी राइट अलाइनमेंट है, तो हमेशा अलाइनमेंट को प्रॉपर रखें। यूज वेक्टर फॉर इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन के लिए हमेशा वेक्टर्स का इस्तेमाल करें। यूज लोगो इन योर डिज़ाइन, अब जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो लोगों का इस्तेमाल हमें इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि एक टाइम बाद हमारे लोगों की भी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, लोगों के नाम से भी हमें लोग जानने लग जाते हैं। लोगों बेसिकली एक वेबसाइट का फेस बन जाता है, तो इसीलिए हमेशा यूज करें लोगो अपनी वेबसाइट पे। टूल्स नीड फॉर क्रिएटिंग डिज़ाइन, अब डिज़ाइंस बनाने के लिए कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, फ्री पिक इमेजेस के लिए होते हैं, पिक्सावे का यूज़ कर सकते हैं, पिक्सेल्स का यूज़ करते हैं, और क्लिप आर्ट्स होती है PNGs के लिए, रिमूव PG हम PNG बना सकते हैं किसी भी JPEG को। अब मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इसका हमें इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये जब हम SER पे सर्च करते हैं कुछ भी, तो सबसे पहले हमें मेटा डिस्क्रिप्शन ही दिखते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हाईलाइट करता है हमारे कंटेंट को, हम ओवरव्यू लिखते हैं हमारे आर्टिकल में है क्या है, तो इसलिए मेटा डिस्क्रिप्शन सही डालें और इसमें इसको ऑप्टिमाइज करें। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन रैंकिंग ऑन गूगल। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट्स डाले हैं कि क्या 7 ऑर्गेनिक क्या टिप्स हैं 7 ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए वेबसाइट पे, तो मैंने यहाँ पे सारी टिप्स डाल दी। अगर इसके बारे में कोई डिटेल में पढ़ना चाहता होगा तो मेरी इस वेबसाइट पे क्लिक करेगा और अंदर जाके उसको सारा कंटेंट मिलेगा। तो हमेशा ट्राई करें कि आप ये भी सॉल्व करने की क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ये करते हैं, तो आप लैग कर जाएंगे अगर आप यहाँ पे क्वेरी सॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट वन इज
हाउ टू मेक गुड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है 155 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। 155 कैरेक्टर से ऊपर गूगल मेटा डिस्क्रिप्शन लेता भी नहीं है, और कुछ आपके वर्ड्स पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े बड़े वर्ड यूज़ किए हैं अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में। राइट, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली, जो मेटा डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं उसको ऑटोमेटिक आप मैनुअली लिखें, सॉरी ऑटोमेटिकली, क्योंकि गूगल जो है वो आपके जो सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ को उठा के लिख देता है। तो ट्राई करें कि डिस्क्रिप्शन जो है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो मैनुअली लिखें। यूज़ योर फोकस कीवर्ड इन द मेटा डिस्क्रिप्शन। जब हम देखते हैं कि जब कोई भी क्वेरी को हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो हम देखते हैं कभी कभार जो मेटा डिस्क्रिप्शन में है वो बोल्ड हो जाता है, तो इससे भी जो गूगल है वो आपके आर्टिकल को रैंक करता है। तो हमेशा देखते रहें कि आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड है कि नहीं। मेक श्योर दैट मेटा डिस्क्रिप्शन इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। अब आर्टिकल के रिलेटेड ही मेटा डिस्क्रिप्शन को डालें। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन आपके आर्टिकल से रिलेटेड नहीं होगा तो जो यूज़र है वो दूसरी वेबसाइट पर चल जाएगा, इससे जो है बाउंस रेट मिलेगा। तो बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट जो है कम होना चाहिए। बाउंस रेट मतलब जब क्विकली जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट को ओपन करके जा रहा है, मतलब पढ़ नहीं रहा आपके कंटेंट को, तो ये इससे बाउंस रेट बढ़ता है। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन गलत डालेंगे, एप्रोप्रिएट नहीं डालेंगे, अपने आर्टिकल से रिलेटेड नहीं डालेंगे। मेक यूनिक मेटा डिस्क्रिप्शन। हमेशा मेटा डिस्क्रिप्शन जो है यूनिक होना चाहिए। ट्राई टू सोल्व द क्वेरी इन द मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मैंने सेम आपको बताया दीजिए कि मैंने सारी टिप्स लिख दी थी मेटा डिस्क्रिप्शन में, तो वो क्वेरी वहीं पे कुछ क्वेरी तो सोल्व होगी थी, पर अगर डिटेल में कोई पढ़ना चाहता है तो वो अंदर तक जाएगा और मेरे आर्टिकल पे रनिंग टाइम भी बढ़ेगा। अब URL optimization is a uniform URL is a uniform resource locator. It is a web address. तो हमें इसकी ऑप्टिमाइजेशन जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये वेब एड्रेस है। कीवर्ड डालना चाहिए URL में ताकि वो रैंक कर सके। कीवर्ड अब क्या होता है, URL जो होता है कभी कभार हम क्या होता है शेयर करते हैं URL किसी को। अगर URL ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो अगर सपोज कीजिए मैंने व्हाट्सएप पे आपको अपना लिंक शेयर किया तो वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, उसमें कीवर्ड ही नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा मेरा आर्टिकल है किस चीज़ पे। तो यहाँ से URL भी हम कभी कभी देखते हैं कि ये URL ये आर्टिकल बेसिकली है किस चीज़ पे। वेज टू ऑप्टिमाइज URL। अब URL ऑलवेज भी मस्ट बी रीडेबल। URL रीडेबल होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें कीवर्ड डालें, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो साइट्स होती हैं सपोज करें ब्लॉगर और वर्डप्रेस, तो वो पेज आईडीज़ भी डाल देती हैं, डेट भी डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सीधे ही आप कीवर्ड डालें ताकि वो रीडेबल फॉर्म में हो। डोंट यूज़ अपर केसेस इन द URL, यूज़ द लोअर केसेस। हमेशा URL में अपर केसेस का इस्तेमाल करें, लोअर केसेस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जनरली जब भी हम क्वेरी भरते हैं सर्च इंजन पे तो वो लोअर केस में भरते हैं, तो इसलिए हमेशा ट्राई करें कि अपर केस में ना हो, तो लोअर केसेस में ना। प्रेफर हाइफन्स एंड इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर्स। अब हाइफन्स का यूज़ करें, अंडरस्कोर्स का यूज़ ना करें अपने URL में। यूज़ फेविकोन्स। जो URLs की साइड में एक इमेज होती है लोगो टाइप की, उसे फेविकोन कहते हैं।